मैं नहीं सोच रही थी कि इंग्लिश आगे जाकर मेरे करियर में कितनी हेल्प करने वाली है। तो मैंने उस वक्त अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया और मैंने हिंदी मीडियम से ही अपना 11th एंड 12th किया। एंड गूगल पर एक और है फीचर जिसको आप यूज कर सकते हो टू गेट द राइट प्रोनाउंसिएशन। देखो, खुद को एक्सप्रेस करना, बोलना आना और इंग्लिश में बोलना आना दो डिफरेंट चीजें हैं। तो इंग्लिश में कैसे मैंने बोलना सीखा, कैसे एक शाय, इंट्रोवर्ट एंड रिजर्व लड़की आज अपने करियर में सक्सेसफुल है एंड काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी करती है थ्रू हर वीडियोस। हेलो एवरीवन, मैं हूं असफर खान और मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और पार्ट टाइम यूट्यूबर भी हूं। और मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूं जहां पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इंग्लिश का माहौल होना तो बहुत दूर की बात है। बात करूँ अपने बचपन के दिनों में तो मैं बहुत ही शाय, रिजर्व लड़की हुआ करती थी जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अपनी बुक्स में ही घुसी रहती थी। दोस्त भी उसके बहुत मुश्किल से बनते थे, उसके दोस्त बनते थे थ्रू अदर पीपल, क्योंकि वो कभी भी बात इनिशिएट ही नहीं कर पाती थी और हमेशा अपनी बुक्स में घुसी रहती थी क्योंकि उसको अपनी बुक से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो एक गर्ल्स स्कूल से बिलोंग करती थी जहाँ पर सारी लड़कियाँ ही थीं, तो कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाती थी दूसरे जेंडर के लोगों से बात करने में। और वहीं उसकी अम्मी बोलती थी कि गलत लड़कियों से बात नहीं करनी है, लड़कों से बात नहीं करनी है, तो जो भी कॉन्फिडेंस होता था ना बात करने का वो भी सब चला जाता था। एक इंसिडेंट है मेरे ज़िंदगी का। बचपन में मेरे फादर के एक जान पहचान में कोई टीचर थे, तो वो एक दिन उनको मेरे पास लेकर आए। उन्होंने मुझको उनसे इंट्रोड्यूस कराया और ये कहा कि देखो ये मेरी बेटी है और ये अच्छे मार्क्स लेकर आती है, पढ़ाई में अच्छी है। और ये सुनते ही उन टीचर का जो रिएक्शन था, जो एक्सप्रेशन थे ना, वो बहुत चेंज हो गए। हालांकि वो हंस रहे थे बट मुझे समझ आ रहा था कि वो खुश नहीं हैं। मुझे उनसे बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मेरे अब्बू के सामने मेरा टेस्ट लेना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या मेरे जो पापा हैं वो सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करे जिनका आंसर मुझे आता था, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी उनके सामने कि मैं उसका आंसर ठीक से नहीं दे पाई। और ये देखकर मेरे अब्बू के एक्सप्रेशन भी थोड़े चेंज हो गए कि मैंने उनको बताया था कि मेरी लड़की के अच्छे मार्क्स आते हैं बट ये तो कुछ और ही कर रही है। चलो कोई बात नहीं, वो टीचर थे तो मैंने उनका इतना बुरा नहीं माना। अगली मीटिंग में वो फिर मेरे पास आए और मेरा टेस्ट लेना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने मेरा टेस्ट लिया इंग्लिश में। उन्होंने मुझसे इंग्लिश में चीज़ें पूछनी शुरू करी और मुझसे बोला तुम इंग्लिश में लिख कर दिखाओ। अब मैं जो भी मुझे आता था मैंने लिख दिया और उन्होंने मेरी राइटिंग देखी और बोली ये अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं आया। अरे मैं ना एक लड़की को पढ़ाता हूँ, उसकी राइटिंग देखना, वो एकदम अच्छी राइटिंग में लिखती है। एंड वो चीज़ सुनकर ना मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया कि हालांकि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ लेकिन मैं कहाँ कमी कर रही हूँ जो उनके सामने हमेशा मेरी बेइज्जती हो जाती है। तो उसके बाद काफ़ी सारी मीटिंग्स उनसे हुई और जब भी वो मेरे सामने आते थे मुझे लगता था अब कौन सा मेरे टेस्ट लेंगे, अब मुझसे क्या पूछेंगे जिसका मैं आंसर नहीं दे पाऊंगी और कैसे मेरे पापा को ये रॉन्ग प्रूव करेंगे कि मेरी लड़की ब्राइट स्टूडेंट है। तो उनके सामने आते ही मैं एकदम नर्वस हो जाती थी, मेरे हाथ पैर फूल जाते थे और मेरे दिमाग में यही चैनल लग जाता था कि अब कौन सा नया टेस्ट लेकर ये आने वाले हैं। तो बेसिकली उस टाइम तक मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो गया था। हालांकि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट थी बट कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी उस वक्त पर। ठीक है, सो 10th तक ये हुआ। उसके बाद 10th के बाद जब आपको स्ट्रीम लेनी पड़ती है उस वक्त मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में जा सकते हैं। अब मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ तो जब इंग्लिश लेने का मुझे डिसीजन लेना था तब मुझे ऐसा हुआ कि अभी तक तो मैं अच्छे मार्क्स से पास हो रही हूँ, कोई ना कोई पोजीशन पे आ ही जाती हूँ कैसे भी करके। अब अगर आकर मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ करा तो हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ या फिर जो भी मेरी पोजीशन आती है उससे कम आ जाऊँ या फिर कोई मुझसे आगे निकल जाए। तो काफ़ी सारा डर था मेरे अंदर और मैं उस वक्त बड़े पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रही थी। मैं नहीं सोच रही थी कि इंग्लिश आगे जाकर मेरे करियर में कितनी हेल्प करने वाली है। तो मैंने उस वक्त अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया और मैंने हिंदी मीडियम से ही अपना 11th एंड 12th किया। ठीक है, उसके बाद 11th 12th कैसे भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी थी मेरे करियर को आगे बढ़ाने की। इस वक्त मैंने सोचा कि मैं सीए की तरफ जाऊंगी। अब सीए में आने पर भी मेरे पास दो चॉइस थी, या फिर मैं जा सकती हूँ फॉर हिंदी मीडियम या फिर मैं जा सकती हूँ फॉर इंग्लिश मीडियम। तो इस वक्त अगेन काफ़ी सारे डर और इनसिक्योरिटीज़ थी। यही लग रहा था कि ऑलरेडी सी इतना ज़्यादा कंपेटिटिव कोर्स है, लोग तो पास भी नहीं हो पाते और अगर अब जाकर मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से फेल हो गई तो मुझे कितना बुरा लगेगा। लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से सोचने लगी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश मेरे करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैंने सारे डर को साइड में रखा और मैंने सोचा कि मैं अगर अपने करियर में अच्छा करना चाहती हूँ तो मुझे इंग्लिश मीडियम की तरफ ही जाना चाहिए और मैंने उस चैलेंज को लिया, एक्सेप्ट किया। तो इस तरीके से मैंने सीए किया इन इंग्लिश मीडियम। बट बोलना आसान है, ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल था उसमें। स्पेशली इनिशियल डेज में मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी समझ नहीं आती बट काफ़ी सारी मैंने ऐसी चीज़ें करी थी जिससे मुझे इंग्लिश समझ में आने लग गई थी। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस की अभी तक बहुत कमी थी।
सीए इंटरमीडिएट तक मैं सच बताऊँ, मैं अपनी कोचिंग में किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। कोई मुझे देखता था, बोलता था कि ये तो सिर्फ अपने में ही लगी रहती है, या फिर अपने ग्रुप के 1-2 लोगों से ही बात करती है, उसको किसी और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उनको नहीं पता था कि मैं बहुत शाय एंड रिजर्व्ड हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक फ़ियर ऑफ जजमेंट है कि कोई मुझे जज करेगा। ठीक है, तो सीए इंटरमीडिएट तक ये चलता रहा, लेकिन उसके बाद जब आपको आर्टिकलशिप में जाना होता है, आपको एक ऑफिस में काफ़ी सारे घंटे देने पड़ते हैं, कोचिंग जाना पड़ता है, तो आपको काफ़ी सारे लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आने के बाद जब मैंने देखा कि मुझे अपने सीनियर से इंटरैक्ट करना है, अपने क्लाइंट से इंटरैक्ट करना है, अपने कलीग से इंटरैक्ट करना है, वहाँ पर मुझे अपनी झिझक हटानी पड़ेगी, नहीं तो मैं काम कैसे करूँगी, मैं काम कैसे सीखूंगी। तो यहाँ पर कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मुझे बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि काम करना है तो बात तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आकर मैं जो मेरी शाइनेस थी उसको कम करना शुरू कर चुकी थी। साथ में जो मेरा फेयर ऑफ जजमेंट था कि मैं किसी से बात करूंगी तो वो मेरे अंदर कमियां निकालेगा या फिर मुझे जज करेगा, वो भी जाने लगा। क्यों? मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था दैट नोबडी इज परफेक्ट, एवरीवन हैज इम्परफेक्शंस। हर किसी में कमियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर मेरे बारे में कोई सोच रहा है कि मुझ में कोई कमी है तो दैट्स ऑल राइट, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त तक आते आते मैंने खुद पर जोक्स लेना भी शुरू कर दिया था। मतलब मुझे मजा आने लगा था कि अगर कोई मुझ पर जोक बनाता है और हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी के हंसने की वजह बनती हूँ तो मुझे मेरे लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल हर कोई एक दूसरे को रुलाने में लगा है। तो मैं खुद पर जोक्स लेती थी, उनको भी हंसाती थी और खुद भी हंसती थी, और ऐसे करके मैं खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगी थी और ओपन अप होने लगी थी विद द पीपल। अब देखो, खुद को एक्सप्रेस करना, बोलना आना और इंग्लिश में बोलना आना 2 डिफरेंट चीजें हैं। तो इंग्लिश में कैसे मैंने बोलना सीखा, तो यहाँ तक मैं सीए फाइनल में आ चुकी थी। सीए फाइनल में आने के बाद जो आपका एग्जाम से रिजल्ट तक का जो 1-2 महीने का पीरियड होता है, उसमें मैंने काफी सारी ऐसी चीजें करना शुरू करी जिसने मुझे हेल्प करी टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो फर्स्टली मैंने क्या किया था, मैं अपने एग्जाम के बाद कुछ ऐसी मूवीज देखती थी विद सब टाइटल्स, जिससे मुझे समझ आए कि सीन में क्या हो रहा है और सब टाइटल्स में वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको मैं अंडरस्टैंड करूँ, उसको बोलूँ। ठीक है, उसके साथ साथ मैं ये भी करती थी कि मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करा था, और उसके साथ साथ मैं इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखना शुरू करती थी, जिससे मेरे फाइनेंस की भी नॉलेज अच्छी हो, साथ में मेरी इंग्लिश भी थोड़ी इंप्रूव हो जाए। एंड एक और चीज़ मैंने करनी शुरू करी थी, मैं सोशल मीडिया तो यूज़ करती थी बट उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती थी। मैं सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखती थी जिसकी मीनिंग मुझे पता नहीं चलती थी, तो मैं हमेशा उसके लिए गूगल यूज़ करती थी। एंड गूगल पर एक और है फीचर जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू गेट द राइट प्रोनाउंसिएशन। तो वहाँ पर आप कोई भी वर्ड डालेंगे, उसके साथ लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन, वो आपको प्रोनाउंस करके बताएगा कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। एंड वो फीचर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है एंड अभी भी मैं यूज़ करती हूँ, बिकॉज समटाइम्स आप स्टक हो जाते हो, आप नहीं बोल पाते हो किसी वर्ड को कैसे सही से प्रोनाउंस करते हैं। एंड एक और बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने करी थी, जो मैं नहीं बहुत सारे लोग करते हैं और आप भी कर सकते हो, उससे इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी शुरू करी थी एंड मैं मेनली बात करती थी इन इंग्लिश। आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप चाहें तो हिंदी में बात कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मैं हमेशा इंग्लिश की तरफ जाती थी और उनसे मैं अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करती थी। और ये बिल्कुल फ्री सर्विस होती है, वो आपको जज नहीं करते हैं। अगर जज भी करते हैं आपकी टूटी फूटी इंग्लिश को, वो एक कॉल की बात है, फिर वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, कोई जज करने के लिए नहीं बैठा है। तो आप उनसे अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं डेफिनेटली, और बिल्कुल फ्री सर्विस है, आपको कुछ पे नहीं करना, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी, जिससे आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाएं। और ये मैं नहीं, बहुत लोग करते हैं, आप भी डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई करिएगा। एंड सीए बनने के बाद ऑब्वियसली आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं इंटरव्यू से पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी इंग्लिश बोलने की। मैं पहले ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना लेती थी कि ये मेरा इंटरव्यू मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकता है एंड इसको मैं किस तरीके से आंसर कर सकती हूँ, सो दैट मैं अपने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली उनके क्वेश्चन के आंसर कर सकूँ। मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाती हूँ, मुझे आए दिन ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मैं ना हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, मैम मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हूँ, मैम मैं गुजराती मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैम मैं हिंदी पंजाबी मीडियम से पढ़ा हूँ। अब मुझे इंग्लिश सीखनी है, लेकिन मैं मुझे डर लगता है, मैं नहीं सीख पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर उनको बस यही बताना चाहती हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम से ही आई हूँ। और क्या होता है ना कि आपको इनिशियल डेज डिफ़िकल्ट लगते हैं, डेफिनेटली शुरुआत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जब आगे आगे आप जाते हैं तो वो जर्नी आपको रियलाइज़ नहीं होती है। मुझे डेफिनेटली इनिशियल ईयर्स में बहुत डिफ़िकल्टी हुई, मुझे एकदम से चीज़ समझ नहीं आती थी, लेकिन मैंने उस जर्नी को एंजॉय किया है अभी तक, एंड अभी तक आई एम लर्निंग, क्योंकि मुझे उस जर्नी में मज़ा आ रहा था, इसलिए मुझे वो जर्नी रियलाइज़ ही नहीं हुई। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट प्लेस, बट उसके बाद आप डेफिनेटली इंग्लिश पर अच्छी कमांड हासिल कर सकते हो। सो यू हैव टू टेक दैट स्टेप,
यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। एंड ऑलवेज द फर्स्ट मूव जो होता है ना वो सबसे डिफिकल्ट एंड सबसे हार्ड होता है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट मूव ले लिया ना उसके बाद आपके रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। एक बहुत ही खूब लाइन है जो वन ऑफ माई फेवरेट्स लाइन है, और जो कि है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब घर से निकलना है आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना है, आपको ये नहीं सोचना है, आपको मंजिल की फिक्र नहीं करनी है, वो आपकी इन द प्रोसेस मिल जाएगी, लेकिन आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। उसी के बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और अपने करियर में सक्सेसफुल भी बन पाएंगे। तो जी हाँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो एनीथिंग इज पॉसिबल। यस, शुक्रिया। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप डेली 40,000 लोगों की इंग्लिश लर्निंग टेक्निक को चेंज कर रहा है। यहाँ लोग बिना डर और एम्बैरेसमेंट के आपस में इंग्लिश में बात कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको कौन रोक रहा है इस जजमेंट फ्री माहौल का हिस्सा बनने से? आज ही जुड़े।